नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्ता और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार ने आज तेजी का चौका लगाया है और क्या बढ़िया तेजी 4 दिन से लगातार बाजार में चल रही है। 18,650 के आसपास से निफ्टी और रिकॉर्ड ऊंचाई से करीब करीब 225 से लेकर 250 अंकों के आसपास की दूरी बस रह गई है। आज अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक छोटे से दायरे में है, वहां पर सुस्ती है, लाल निशान में आपको इंडेक्स दिखेगा। लेकिन बावजूद इसके अगर आप मार्केट की ब्रेथ देखेंगे, आप चढ़ने और गिरने वाले शेयरों का अनुपात देखेंगे, तो आज भी तेजी खिलाड़ी बाजार में हावी होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। 1180 शेयर एनएसई पर हरे निशान में है और उसके मुकाबले 827 शेयर इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स के नतीजे आएंगे आज, अच्छे नतीजों की उम्मीद है और शेयर आज ऊपर ट्रेड कर रहा है। 2.25% के आसपास की मजबूती है और ये निफ्टी का टॉप गेनर भी है। इसके पीछे जेएसडब्ल्यू स्टील, ओएनजीसी, अल्ट्राटेक, एसीएल टेक, ये तमाम शेयर हैं जहां पर हम 1 से 1.5% के आसपास तक की तेजी देख रहे हैं। अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो निफ्टी में एक भी ऐसा शेयर नहीं है जहां पर आपको कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखे। एचडीएफसी लाइफ, सन फार्मा, एसबीआई लाइफ, कुछ ऐसे शेयर हैं। हमने कल इंश्योरेंस स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखी थी, आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, बिकवाली इसको कतई नहीं कहेंगे। तो ये बाजार का थोड़ा सा मूड है। अगर हम फ्यूचर्स के शेयरों की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि जेके केमिकल, आरबीएल बैंक, वर्लपूल, इंडिया सीमेंट, अरविंदो, अपोलो हॉस्पिटल, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर हम 2.5% से लेकर 4% के आसपास तक के अच्छे मूव देख रहे हैं तेजी की ओर। और कमजोरी वाले शेयर में वेदांता, चूंकि हमने इस शेयर को 300 रुपए के पार निकलते देखा था और थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग इसमें आ रही है। 4% ये शेयर आज के सत्र में कमजोर है, 14 रुपए नीचे आपको ये कारोबार करता हुआ दिखेगा। उसके अलावा चंबल फर्टिलाइजर्स, इन्फो एज, फोर्सोर्स, कुछ और शेयर हैं जहां पर कमजोरी है। रेलवे स्टॉक्स का मूड थोड़ा सा खराब है। फ्यूचर्स में आईआरसीटी से आपको 2.5% नीचे दिखेगा। इसके अलावा कमजोर नतीजे के बाद आरबीएनएल में कमजोरी है और उसके पीछे पीछे राइट्स में भी हम आज थोड़ा सा दबाव बनते हुए देख रहे हैं। सवाल यह है कि बाजार चूंकि 4 दिन लगातार चल गया है, ऐसे में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या तेजी का यह मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा? क्या नए शिखर के लिए बाजार में आपको तेजी के मौके तलाशने चाहिए या फिर थोड़े से सावधान हो जाने की जरूरत है? इसके जवाब लेंगे अपने एक्सपर्ट से। साथ ही आपके जो भी शेयर्स हैं जिस पर आप राय जानना चाहते हैं उसको भी शो में जरूर शामिल करेंगे। आपको एक बार सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं फटाफट। तो स्क्रीन के ऊपरी हिस्से पर हमारा नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, 9167329110 ये नंबर है। व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए इस पर, या फिर अगर आप सोशल मीडिया के जरिए 18 स्वदेश को देख रहे हैं, वहां पर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो वहां जाकर भी आसानी से अपने सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं शेयर इंडिया के रवि सिंह और द स्ट्रीट्स के कुणाल रामभिया। रवि और कुणाल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। कुणाल, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। 4 दिन की लगातार तेजी, 18,600 के ऊपर। अब बिल्कुल निफ्टी बैंक का तो हाई बन गया है, निफ्टी का इंतजार है। क्या आपको लगता है कुणाल कि इस हफ्ते एक अटेम्प्ट होगी उस तरफ, नए शिखर की तरफ? वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अगर हम निफ्टी के ओवरऑल फॉर्मेशन की बात करें तो गए ट्यूसडे हमने यही बात की थी कि 18,180 से 18,200 का एक सपोर्ट है, हमें वो ध्यान में रख के बाय ऑन डिप की रणनीति अडॉप्ट करनी चाहिए। इनफैक्ट आप थर्सडे का लो देखिए, वो बना था 18,202, करीब करीब सपोर्ट पे ही आई और वहीं से हमने ये मैसिव बाउंस देखा। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। एज ऑफ 18,630 पे स्पॉट निफ्टी काम कर रही है। यहाँ से रणनीति आगे फिर से बाय ऑन डिप की होगी। अब हम एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की जो अगर बात करें तो वो बन रहा है 18,325 से 18,350 के जोन का। अगर मार्केट वो लेवल पे आती है तो बहुत ही अच्छी बार्गेन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अदरवाइज यहाँ से छोटा सा अगर करेक्शन आता है तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप की रणनीति अडॉप्ट करनी चाहिए। इस हफ्ते अगर हम निफ्टी में नए हाई की बात करें तो शायद मुमकिन ना हो, बट ट्रेंड या रुझान हम बोले तो वो तो अभी भी पॉजिटिव है। ये शायद अटेम्प्ट बहुत ही जल्दी होगी, इन द मंथ ऑफ जून एक बार नया हाई हम शायद देख पाएंगे, बट वो हमें ध्यान में रख के पोजीशन नहीं बनानी है, हमें बाय ऑन डिप की रणनीति यहाँ पे अडॉप्ट करनी है और 18,325 का जो लेवल है वो हमें ध्यान में रखना है। ओके, ठीक है। तो ये है राय बाजार पर और उनके लेवल्स भी आपको सुझा दिए गए हैं। अब सवाल जवाब के सिलसिले को भी शुरू करेंगे। तरीका आपको बता ही दिया है, लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। और इस पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मेरे पास जो है इंडिया बुल रियल इस्टेट के 400 शेयर है, जो कि मैंने एवरेज जो है भाव करके 131 पे जो है हुआ है, और करीबन मैं जो है मैंने मेरे पास इंडिया बुल रियल इस्टेट के 400
होगी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। खैर, आपका सवाल हमें मिल चुका है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 400 और 131 जो है 131, ये इनका एवरेज भाव है, उससे भी स्टॉक नीचे आ चुका है। और रियल एस्टेट स्पेस में तो हम देख रहे हैं बाकी सारे स्टॉक्स फिर भी परफॉर्म कर रहे हैं, ये स्टॉक लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है, लगातार यहाँ पर गिरावट जारी है। जो भी निवेशक हैं हर लेवल पर नुकसान ही झेल रहे हैं इस स्टॉक में। रवि, आप सलाह दीजिए, नुकसान भारी हो रहा है इनको, क्या तरीका है, किस तरीके से अपने नुकसान की भरपाई करें? और आईबी रियल एस्टेट में अभी बने रहने की राय देंगे? कुछ उम्मीद नजर आ रही है आपको या फिर निकल जाए स्टॉक से? देखिए 129 की पूजा जी बाय है और मुझे ऐसा लगता है कि 116 रुपए चल रहा है, 129 तक आ सकता है स्टॉक, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन स्टॉक बहुत ज्यादा अप ट्रेंड लेगा नहीं, या फिर ये कहें कि मार्केट इस समय जो अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ है, लेकिन इस तरीके के स्टॉक्स बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस दे नहीं पाएंगे। तो पहला सजेशन यही होगा कि एक तो पहली बात है कि आप यहाँ पर एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, 112 रुपए का उसके नीचे जाता है तो बिल्कुल पोजीशन से एग्जिट कर लीजिए, पहला। दूसरा, अगर रवि जी सवाल जो है वो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पे है। ओके, देखिए अभी अगर इंडिया बुल्स रियल एस्टेट को भी देखते हैं तो इसकी सिचुएशन तो मेरे हिसाब से और ज्यादा थोड़ी सी यहाँ पर पुअर दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेटर होगा यहाँ पर अपनी पोजीशन को स्विच कर लें। और अगर आप डीएलएफ, अगर आप इसी रियल एस्टेट में जाना चाहते हैं तो डीएलएफ को आप अपने फोकस में रख लें, या फिर अगर आप बैंकिंग सेक्टर में काउंटर में जाना चाहते हैं तो आईडीएफसी को आप स्विच कर लें। लेकिन इस स्टॉक से आपको निकलना चाहिए, अब कुछ बचा नहीं है और आपको जो है वो लॉस और ज्यादा यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, आईबी रियल जिसको कि एनसीएलटी चंडीगढ़ से झटका लगा था, एमबीसी ग्रुप की कंपनियों के मर्जर पर एनसीएलटी ने 2-3 हफ्ते पहले रोक लगाई थी और उसके बाद कंपनी ने कहा था कि वो इस फैसले को एनसीएलटी में चैलेंज करेगी। लेकिन निश्चित तौर पर सेंटिमेंट ठीक नहीं है, यहाँ से निकल जाने में आपके लिए भलाई है। दिल्ली से सुभाष हमारे साथ हैं। सुभाष जी नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है सर? नमस्कार सर, मेरे पास आरवीएनएल के शेयर है सर, 1500 शेयर 66 रुपए पे लिए हुए हैं सर। 66 रुपए पर आपने शेयर लिए हैं, 1500। पहले तो आपको सुभाष जी बहुत बधाई, क्योंकि अभी भी आपने कब लिए थे सुभाष जी? ये मैंने सर मार्च में लिए थे, मार्च शुरू में 2 या 3 मार्च को लिए थे मैंने। क्या बात है, देखिए ये है शेयर बाजार की ताकत। आपने मार्च में लिए और बमुश्किल 3 महीने का समय हुआ और आपके जो शेयर के भाव थे वो आपके खरीद भाव से डबल तो हो गए थे। थोड़े से ऊपर इस तरह से प्रॉफिट टेकिंग जरूर आई है, नतीजे थोड़े से कमजोर साइड पर आए हैं आरबीएनएल की। कुणाल, क्या आप सलाह देंगे आरबीएनएल को लेकर? 116 रुपए के आसपास का भाव इसमें फिलहाल है, नतीजे कमजोर हैं। स्टॉक में हम देखा था कि 144 रुपए के आसपास तक गया था शेयर, ये वहां से प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो रहा है। क्या आपको लगता है कि ये जो करेक्शन का फेज है ये थमेगा और फिर से तेजी होगी? अभिषेक, अगर हम इसके ओवरऑल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसका जो पहला ब्रेकआउट आया था जो चार्ट पे दिख रहा है वो है 24 अप्रैल का, और ये ब्रेकआउट का जोन था 80 और 81 रुपए के बीच में। ये ब्रेकआउट का टारगेट बन रहा था 120 का, इनफैक्ट काउंटर ने 140 तक के लेवल्स बताए। रीटेस्ट हुआ 110, अभी चल रहा है 117। ट्रेंड अभी भी बरकरार है, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। अगर हमारे व्यूअर का लंबे अवधि का नजरिया है तो मैं कहूंगा कि पहला एक स्टॉप लॉस ध्यान में रखें, वो है 110। अगर ये काउंटर डिसिवली 110 के नीचे निकलता है तो एक बार रिविजिट करके इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लें। अगर ये काउंटर आगे जाके 125 या 130 के ऊपर निकलता है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दें और ये पोजीशन को लंबी अवधि के लिए भी कैरी कर सकते हैं। आई थिंक ये रुझान इतनी मजबूत ओपन हुई है कि शायद हमें 165 से 170 के लेवल्स भी लंबी अवधि में देखने मिल सकते, बट फॉर टाइमिंग 110 के स्टॉप लॉस से इसमें बने रहने की सलाह बनेगी। ओके, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस भी आपको सुझा दिया है, आरवीएनएल में फिलहाल होल्ड करने की राय। अगला सवाल ले लेते हैं। गुजरात से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, गौतम। गौतम जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मैंने ट्राइडेंट के 25 के भाव का शेयर लिए थे, अभी उसका जो भाव कर रहा है अभी होल्ड करूं कि बेच दूं, क्या करूं? ठीक है, अभी भी वैसे आप मुनाफे में हैं अच्छे खासे, लेकिन हाँ ट्राइडेंट में बीच में गिरावट ज़रूर आई थी, आपको और भी ज़्यादा मुनाफा हुआ होगा स्टॉक में। लेकिन कुछ दिन पहले नतीजे आए थे चौथी तिमाही के और कंपनी के मुनाफे में एक गिरावट आई थी, तो नतीजे कमज़ोर थे जिसके चलते हमने स्टॉक में दबाव देखा। रवि, क्या सलाह देंगे ट्राइडेंट पर? फिलहाल इनको मुनाफा ही हो रहा है, लेकिन मुनाफा बुक करने की राय देंगे आप या अभी भी ट्राइडेंट में बने रहना चाहिए इन्हें?
बिल्कुल आपने पूजा जी सही कहा, चूंकि रिजल्ट का इम्पैक्ट है, नंबर्स अच्छे नहीं आए, जो एक एक्सपेक्टेशन थी उससे बिलो है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ से निकलना चाहिए अगर इनकी सिचुएशन देखी जाए तो। और इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत से ऑप्शंस हैं जिनमें कि आप निवेश कर सकते हैं। अगर इसी के आसपास के स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो भी आपको कई अच्छे बेहतर स्टॉक्स यहाँ पर मिल सकते हैं। आप NHPC की तरफ जा सकते हैं या फिर आप NBCC की तरफ जा सकते हैं। इस स्टॉक से एक बार आपको निकलना चाहिए। ठीक है, ट्राइडेंट के शेयर से निकलने की सलाह है। काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि 28-30 रुपए वाले रेंज के आसपास ही शेयर है। NHPC एक बेहतर विकल्प है, यहाँ पर अपनी जो भी फंड्स हैं उसको स्विच कर लीजिए। जयपुर से कृष्ण कुमार हमारे साथ हैं। कृष्ण नमस्कार, पूछिए क्या जाना है आपको? नमस्कार सर जी, मेरा क्वेश्चन SCE पे था, लेकिन मेरा क्वेश्चन 4 दिन पहले पूछ लिया था मैंने, तो आप इजाजत तो उसमें किसी और से पूछूं। एस आपने निकाल दिया है? नहीं सर, मैं होल्ड पे हूँ सर, बताया था आपके उसमें, तो होल्ड पे हैं सर हम SCE को। और अब एक सवाल है तो आपकी इजाजत तो मैं पूछ। अरे सर बिल्कुल इजाजत है, पूछिए। फिन पाइप के है सर मेरे पास, फिन पाइप के 50 शेयर 186। हाँ, पाइप PIP ऐसे कुछ है इसमें। टिन प्लेट नाम से कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, अपने सेगमेंट की लीडर भी है वो। भाव बताएंगे तो हम कंफर्म कर लेंगे कौन सा शेयर आपके पास है। 186 पे लिया था सर, अभी 175 के लगभग ऐसे चल रहा है। टिन पाइप FIN PIP, हाँ जी, मैंने प्लेट नहीं है सर, पाइप PIP। पुराने आई थिंक हम समझ नहीं पा रहे हैं आप कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं। एक बार जरा अपना खोल के फ़ोन या फिर लैपटॉप जहाँ भी आप एक्सेस करते हैं जरा देखिए कौन सा नाम है। तब तक हम एस की बात कर लेते हैं। 395 के भाव पर है रवि इनके पास, एक्शन कंस्ट्रक्शंस। और हम देख रहे हैं कि ये शेयर पिछले साल भर में तकरीबन 2 से 2.5 गुना ये हो गया है। और सिर्फ ये नहीं, इस सेगमेंट की बाकी कंपनी अगर हम देखेंगे, सांघवी मूवर्स जो कि इसी सेगमेंट की कंपनी है, वहाँ पर भी अच्छे रैलीज हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि जिस तरह से केपेक्स का अनाउंसमेंट हुआ है, तो ये क्रेन सर्विस वाली जो भी कंस्ट्रक्शन में रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं, वहाँ पर हम अच्छी तेज़ी देख रहे हैं। इस आपको कैसा लग रहा है? इस रैली के बाद भी आपको लगता है कि अभी भी इसके जो वैल्यूएशन है वो जस्टिफाइड है? वो देखिए इस समय पर ओवरऑल अगर सिचुएशन देखते हैं तो काफी स्ट्रांग दिखाई देती है। 34 के PE पे है, 130% का रिटर्न दे चुका है, PB रेशियो 7 का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नंबर्स तो काफी अच्छे हैं और थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर यहाँ आ सकता है, इसलिए स्टॉप लॉस बोलूंगा कि आप एक 430 रुपए का स्टॉप लॉस एक मेंटेन करके चलें। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि अपनी पोजीशन को आप कंटिन्यू रखें। और अपसाइड के टारगेट की बात करें तो 520 रुपए के आसपास आता है तो वापस से ET स्वदेश या फिर अभिषेक जी को याद करिएगा, बेहतर मुनाफा होगा, बुक करना है या फिर और आगे कंटिन्यू करना है उसके बारे में जानकारी लीजिएगा। ठीक है, दरअसल रवि कहना चाहते हैं कि याद तो नहीं करना पड़ेगा, जरिया शायद मैं ज़रूर बन जाऊंगा। लेकिन रवि इनके पास जो शेयर है, जहां तक हमारा अनुमान है, जो भाव ये बता रहे हैं कृष्ण आपके पास क्या फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज है? फिन पाइप सर, FIN PIPE, यही भाव चल रहा है सर, उसी पे भी। लेकिन तो भाव यही है, ठीक है, यही स्टॉक भी है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का। रवि इस पर भी आप राय दीजिए। जो भाव बता रहे हैं उसी भाव के आसपास ही फिलहाल ये शेयर है और बहुत बड़े हमने मूव्स देखे नहीं है। क्या उम्मीद है आपको शेयर से? देखिए काफी स्टेबल है, बहुत ज्यादा यहाँ पर एक्सपेक्टेशन अभी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। नंबर्स के फ्रंट पे भी देखते हैं तो मुझे ऐसा कोई अग्रेशन नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब चूंकि मार्केट इस समय अगर देखा जाए तो ज्यादातर स्टॉक्स जो है वो दौड़ की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा करेक्शन इसमें दिखाई देगा, लेकिन जो आगे के रिटर्न्स हैं उसको शायद ये कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो एक बार को यहाँ से एग्जिट होने की राय होगी। और अगर स्टॉक इनको दूसरे चूज करने हैं तो मैं ये कहूंगा कि आप थोड़ा बैंकिंग काउंटर की तरफ मूव होइए, क्योंकि आपने उसमें से कोई भी स्टॉक्स अभी नाम नहीं दिए हैं, या फिर हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा को आप शामिल करिए। अच्छी दौड़ की तैयारी कर रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि वो 240 तक जा सकता है। तो आप उसको यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिए, जिससे कि अच्छे रिटर्न्स मिल पाए। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा लग रहा है यहाँ पर एंट्री करने की राय, और आपके बाकी स्टॉक्स पर भी आपको नजरिया बता दिया है। दर्शक हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हैं BP शर्मा जी। नमस्कार सर, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? मैडम मेरे पास पिडलाइट के 90 स्टॉक हैं।
जी, दर्शकों से रिक्वेस्ट होगी कि जब भी सवाल पूछे तो टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया करिए, हम आपको बेहतर तरीके से सुन पाएंगे। चलिए फिलहाल बीपी शर्मा जी का सवाल हमें मिल चुका है, आपके स्क्रीन पर है। पिडिलाइट इन्होंने 2511 पे लिया था और फिलहाल मुनाफा हो रहा है, इनकी हाल फिलहाल की खरीद लग रही है। पिडिलाइट के तो नतीजे भी आए थे मुझे याद है, और इसके बाद हमने देखा था स्टॉक में एक अच्छी रैली भी देखने को मिली थी। इनफैक्ट अगर पिछले एक हफ्ते का ही चार्ट अगर देखें तो 60 अंकों की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है और लगातार स्टॉक में एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अप ट्रेंड में ही है, दायरे में है, लेकिन लगातार अप ट्रेंड में दिख रहा है ये स्टॉक। कुणाल, पिडिलाइट पर राय दीजिए, अभी मुनाफे में है बट और तेजी के लिए बने रह सकते हैं स्टॉक में। सो पूजा, जिस तरह आपने बताया इसका चार्ट तो पॉजिटिव लग रहा है, इनफैक्ट ट्रेंड भी बरकरार है, बट एट द सेम टाइम इसमें एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर हम 14 और 15 मई की बात करें तो उस दिन का हाई बना था 2600 का। इनफैक्ट आज के दिन का हाई बना था 2605 का और काउंटर एज ऑफ नाउ डेज लो पे चल रहा है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डबल टॉप फॉर्मेशन हियर। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू की मैं बात कर रहा हूँ। अगर काउंटर 2605-6 के ऊपर निकलता है तो 2680 तक के लेवल्स बता सकता है, बट फॉर टाइम बिंग शायद यहाँ पे रुक सकता है और यहाँ से थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है। अगर मिड टर्म व्यू है तो 2500 का स्टॉप लॉस बना के इस काउंटर में बने रहे, और अगर नीचे आता है तो 2550 या 2540 पे इसमें बाइंग करने की भी सलाह होगी। अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू है तो यहाँ पे डेफिनेटली एक बार प्रॉफिट बुक करें और 2610 के ऊपर फिर से रिविजिट करें। ठीक है, 2610 के ऊपर फिर से पिडिलाइट की समीक्षा करने की आपको सलाह दे रहे हैं कुणाल। दिल्ली चलेंगे, दिल्ली से आशीष हमारे साथ हैं। आशीष जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास सर और क्या सलाह चाहिए? सर मेरे पास एक 2 शेयर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। जी सर बताइए। एक सन फार्मा। सन फार्मा भाव क्या होगा आपका? 900 कुछ रुपए चल रहा है अभी तो। आपने किस भाव पे लिए थे? मैंने 850 के भाव पे लिया था ये। 850, ठीक है। दूसरा शेयर सर? LIC है। LIC क्या भाव? LIC मैंने सर जब शेयर आया था 939 या 34 पे जब लॉन्च हुआ था, मैंने उसी प्राइस पे लिया था। सर LIC का भाव ऐसा है ना कि बच्चे को शायद याद होगा, 904 रुपए का प्राइस था। हाँ जी। हाँ, तो ये एक बार आप चेक कर लीजिए, इसी भाव का होगा। हाँ जी। 941 का नहीं होगा, इसको हम करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 904 LIC IPO। बहुत दर्द है लोगों के मन में LIC के शेयर को लेके, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नतीजे हाल फिलहाल अच्छे आए थे। प्रॉफिट में 5 गुना जंप हमने देखा था LIC के शेयर में, लेकिन दिक्कत ये है कि 300 रुपये वाले प्राइस के पास तो ये लौट के आया, इसके ऊपर अब कितना जाएगा इसके बारे में थोड़ा कहना मुश्किल है। रवि, आपको क्या लगता है? 941 तो बहुत दूर लगता है, यहाँ से शेयर को 1.5 गुना से भी ज़्यादा होना पड़ेगा अगर 904 माफ़ कीजिएगा 904 होने के लिए। आपको उम्मीद है? समय को लगता है कि कुछ समय आप फिक्स करके दे दें कि साल भर, 1.5 साल, 2 साल, उम्मीद है आपको कुछ इससे? देखिए अभिषेक जी, एक बात आपने जब शेयर करी है मैं भी शेयर करना चाहूंगा। आज तक आपके चैनल पर जितने भी क्वेरीज LIC के लिए आई है, मैंने हमेशा उनको एग्जिट की राय दी है और लेवल्स भी बताएं कि इस लेवल से कोशिश करिए निकल जाइए। जैसे अभी आपका जब रिजल्ट अच्छे आए थे, जंप हुआ था, स्टॉक ने थोड़ा ऊपर मूव किया था, तो भी आपका यही सेम क्वेश्चन था LIC पे आप क्या करना चाहिए। मैंने यही कहा था कि आप यहाँ से मौका मिला है, आपको बेहतर है कि आप भाग जाइए, निकल जाइए। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि रिटर्न जब आप निकालते हैं तो आप इससे नहीं निकालते कि आप ये स्टॉक इन्वेस्ट किया, आपको रिटर्न मिल रहा है, चाहे आपको 2% मिल रहा हो, 3% मिल रहा हो। इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट अगर रिटर्न आपको 30% का दे रहा है और स्टॉक कोई आपको सिर्फ 2% का रिटर्न दे रहा है तो वो भी इन्वेस्टमेंट आपका पुअर है। आपको यही चीजें ध्यान रखनी है। LIC एक ऐसा शेयर है जिसमें कि जिन्होंने निवेश किया उनको नुकसान है और उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी भी लगता है कि बहुत बड़ा मूव आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मार्केट को कॉम्पीट करने दीजिए। अगर अच्छे वैल्यूएशंस होंगे आपको सब जगह से रिकमेंडेशंस आएंगी, बेटर है। मैं इसीलिए कहता हूं LIC की जगह आप LIC हाउसिंग फाइनेंस को कर लीजिए, उनका बिजनेस मॉडल ज्यादा अच्छा है, उसमें ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगर आप LIC के भक्त हैं, आपको बहुत पसंद है, नहीं तो अदर स्टॉक्स की कई चर्चाएं करिए, उनमें स्विच कर सकते हैं। फिलहाल इससे निकल जाइए, वापस 550 के आसपास लेवल फिर से आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है, LIC सेल, LIC हाउसिंग बाय। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा धैर्य नहीं है तो आपके लिए ये सलाह है रवि की तरफ से। लेकिन सन फार्मा इनके पास है और भाव जो आशीष ने मेंशन किया वो भाव है 850 रुपये का। फार्मा सेक्टर का सुपरस्टार, जो कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी पिछले साल भर में बाकी फार्मा स्टॉक से मुकाबले एक ठीक ठाक जगह बना के दी है, एक रिटर्न जनरेट किए हैं।
कुणाल, आपसे जानना चाहेंगे, सन फार्मा हम देख रहे हैं कि आज 960 है। कल खबर भी आई थी कि टेरो फार्मा में जो उनका स्टेक है, बाकी जो बचा हुआ हिस्सा उसको भी खरीद लेगी है। 38 रुपये प्रति शेयर का भाव भी दिया है। टेक्निकली आप बताइए कि 1000 रुपये के आसपास काफ़ी समय बिताया था, वहां से थोड़ा स्लिप करके नीचे गया था, फिर से वहां आ रहा है उसके आसपास। आपको लगता है कि चार्ट में स्ट्रेंथ है और अभी ऊपर जाने की गुंजाइश बची है इसमें? अभिषेक, अगर हम लंबी अवधि के चार्ट की बात करें, क्योंकि हमारे व्यूअर ने जो बाय का प्राइस बताया है वो शायद बहुत पहले का है, तो अगर लंबी अवधि के चार्ट की बात करें तो जून 2021 से लेके अब तक ये ट्रेंड काउंटर का ट्रेंड बहुत ही पॉजिटिव है। इनफैक्ट रीसेंट ट्रेंड की बात करें जो नवंबर 2022 से लेके अब तक का है, वो डाउन ट्रेंड चल रहा है, बट ये डाउन ट्रेंड एग्जैक्टली सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे ही है। मैं इसमें अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो डेफिनेटली लेने की सलाह दूंगा। हमें एक स्टॉप लॉस ध्यान में रखना होगा और वो है 920 का। अगर ये काउंटर 920 के नीचे निकलता है तो शायद हमें रिविजिट करके एग्जिट भी करना होगा, बट जब तक ये 920 के ऊपर है मैं इसमें बाय ऑन डिप की रणनीति अडॉप्ट करना चाहूंगा। और ये व्यू हमारा पोजिशनल व्यू, अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना है तो ये लेवल बहुत ही अच्छे हैं, एग्जिट कर दीजिए। 985 या 1000 के ऊपर फिर से हम रिविजिट करके एंटर भी कर सकते हैं। फार्मा लंबी अवधि के लिए आपको इसमें बने रहने की सलाह है। 985 के ऊपर जाए तो फिर से आप चाहें तो इसमें एक री एंट्री नई पोजीशन के लिए भी ये शेयर तैयार हो जाएगा। चलिए, छोटा सा बाजार को सहारा नहीं मिल रहा था, इसके चलते हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक के साथ साथ निफ्टी भी अब लाल निशान में आ गया। 18,600 के नीचे इस वक्त आपको लाल निशान के साथ एक सपाट ट्रेड होता हुआ दिखेगा। निफ्टी बैंक भी हल्की गिरावट के साथ 44,300 के आसपास कर रहा है ट्रेड। और हम देख रहे हैं कि फार्मा स्टॉक्स में डॉक्टर रेड्डीज थोड़ा सा नीचे आया है। HDFC लाइफ, SBI लाइफ में कमजोरी थोड़ी सी और बढ़ी है। अडानी पोर्ट्स, इस पर भी आज खास नज़र रहेगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी है। जो सपोर्ट वाले जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपोलो हॉस्पिटल नतीजे इसके आ जाएंगे। ONGC, JSW स्टील, अल्ट्राटेक, यहाँ पर थोड़ी सी खरीदारी हमें आज दिख रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके कुछ और सवाल शामिल करेंगे, उसके पहले लेकर आएंगे कमोडिटी की ABCD। और रोज की तरह कमोडिटी की ABCD लेकर हमारे सहयोगी विश्वमोहन हमारे साथ हैं। विश्वमोहन, बताइए आज क्या है स्पेशल? देखिए, आज कमोडिटी की ABCD में हम बात करने वाले हैं कॉटन सीड ऑयल और कॉटन सीड केक की। कॉटन केक और कॉटन सीड ऑयल होता क्या है? कॉटन जो आप देखते हैं कपास, उसमें जो फाइबर निकाल दे, रुई अगर आप निकाल दे तो 2/3 हिस्सा बीज का होता है और उसी बीज की जो क्रशिंग होती है, पेराई होती है, उससे तेल निकलता है। तो बचा हुआ जो खल होता है वही कॉटन केक के नाम से जाना जाता है। इसकी ट्रेडिंग होती है। और अगर दुनिया में अगर बात करें तो 75 से 90 लाख टन उत्पादन की क्षमता अकेले कॉटन केक की भारत में, यानी बड़ी मात्रा में है। भारत सबसे बड़ा इसका उत्पादक है, लेकिन ये कुछ राज्यों तक ही सीमित है, पूरे देश में नहीं है। तो इस वजह से इसका दायरा बहुत छोटा है और आपको आमतौर पे मिलते नहीं है। लेकिन इसकी कई सारी खासियत है। एक एक करके अगर आपको बताऊं तो कॉटन सीड ऑयल की अगर बात करें तो हेल्थ के हिसाब से भी काफ़ी बेनिफिट माना जाता है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल को लेकर हो, चाहे वो BP को लेकर हो। कई सारे ऐसे डिजीजेज हैं जिसमें इसका इस्तेमाल होता है। फूड इंडस्ट्री की बात करें तो गुजरात अकेले यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है। 60% कॉटन सीड ऑयल के ऑयल का इस्तेमाल है गुजरात में होता है, बाकी राज्यों में भी होता है। और इसकी अच्छी बात यह है कि इस तेल से फ्राई किए हुए आइटम 3 से 4 हफ्ते तक फ्रेश रहते हैं, बहुत जल्दी खराब नहीं होते बाकी तेल के मुकाबले। और सोया तेल और दूसरा सरसों तेल, इन दोनों तेल के बाद तीसरा सबसे ज्यादा उत्पादन कॉटन सीड ऑयल का ही देश में होता है। लेकिन इसका दायरा अभी भी कुछ ही राज्यों तक सीमित है। वहीं कॉटन केक की अगर बात करें तो कॉटन केक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जिससे मवेशियों के लिए काफी फायदेमंद है। अगर कॉटन केक को अगर मवेशियों पिलाया जाता है तो दूध की मात्रा काफी बढ़ जाती है। हालांकि महंगा होता है तो बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल कम होता है। आमतौर पे जो सस्ते खल होते हैं उसका इस्तेमाल देश में ज्यादा होता है। ये तो बात हो गई। इसका वायदा कारोबार की बात करें तो NCDX पर इसकी ट्रेडिंग होती है और सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक ट्रेडिंग होती है। जिस कारोबार से जुड़े लोग हैं वो हेजिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। 10 मीट्रिक टन का इसका ट्रेडिंग यूनिट है और टिक साइज 50 पैसे के टिक साइज पे इसके प्राइस चलते हैं। 100 का लॉट साइज है और 15% आप शुरुआती जो कॉन्ट्रैक्ट का साइज है उसका 15% मार्जिन देकर ट्रेड कर सकते हो। आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। और इसके बारे में हमने आज इसलिए बताया कि कॉटन केक में 2 दिनों से अच्छी तेजी दिख रही है। अब ऐसे में लग रहा है कि जिस तरह के फंडामेंटल्स है, कॉटन के अराइवल बहुत ज्यादा है, क्या वाकई इसकी तेजी फेक तो नहीं है? लोगों में ये डर लग रहा है। तेजी पे भरोसा करें तो आज हम बताएंगे आपको 11:30 मुनाफे की मंडी में कि क्या फेक तो नहीं है कॉटन केक की इस बार की तेजी। तो 11:30 पे जरूर देखिएगा।
ठीक है, तो कॉटन केक की तेजी कहीं फेक तो नहीं है, इस पर ये हमारी खास पेशकश और बहुत ही आसान भाषा में कि कॉटन केक का वायदा को लेकर जानकारी, कॉटन केक होता क्या है, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको रोज मिलते हैं हमारी इस खास सीरीज में कमोडिटी की एबीसीडी। शुक्रिया विश्वमोहन। चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश से रोहित हमारे साथ हैं। रोहित नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है सर? सर मेरे पास 2 शेयर है जी। 29 शेयर ये 3429 पे, 26 शेयर है डीवी स्लैब के, नवंबर 21 से होल्डिंग है मेरी सर, और दूसरा है 11 शेयर एसआरएफ के 2289 पे। डिवीज आप 2021 से होल्ड कर रहे हैं? हाँ सर, पहले थोड़ा महंगा लिया था, बीच में थोड़ा एवरेज कर लिया। अच्छा, आपने एवरेज कर लिया और आपके अब एवरेज प्राइस के आसपास ही शेयर ये है? 3429 है। हाँ सर, मैंने बेचा नहीं था सर, 35 के 102 पर गया था, पर मैं अभी बेचा नहीं था। 4000 रुपए के आसपास तक गया था डिवीज लैब, और हालांकि हम देख रहे हैं कि 2 दिन से शेयर में कमजोरी है। लगातार कुछ सत्र में तेजी दिखी थी, डॉक्टर रेड्डीज के जब नतीजे आए थे उसके बाद थोड़ा सा माहौल खराब हुआ था बाकी फार्मा स्टॉक्स के लिए भी। रवि, डिवीज लैब इनके औसत भाव के अब आसपास है ये शेयर, कोई शक नहीं, कंपनी सॉलिड है, कारोबार भी इनका काफ़ी अच्छा रहा है और अच्छे से पहचान बनाई है फार्मा सेक्टर में, बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों के बीच में आकर अपने आप को स्टैब्लिश किया और अपने आप को बड़ा भी किया। डिवीज लैब आपको लगता है कि समय दें, अगर बने रहें तो ये मुनाफा कमा के देगा आगे? बिल्कुल आपने सही बताया यहाँ पर अभिषेक जी। मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में भले थोड़े बहुत उतार और चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पर काफी अच्छी है। फंडामेंटल स्टॉक्स यहाँ पर स्ट्रांग है, और ये खास तौर से निफ्टी के अगेंस्ट में अगर देखते हैं तो ये काफी हद तक एक साइडवेज सा मूवमेंट रहता है। थोड़ा जब निफ्टी में गिरावट होती है तो बाइंग ज्यादा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर इसको कंटिन्यू करना चाहिए। अभी प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी ना करें, कम से कम 3 से 5% का करंट लेवल से यहाँ से एक मुनाफा मिल सकता है, तो अभी पोजीशन को होल्ड करके रखें और बेहतर मुनाफा यहाँ पर और मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, डिवीज लैब को होल्ड करने की सलाह है। रोहित, एक काम कीजिए, जरा एसआरएफ का जरा भाव आप बताएंगे, किस भाव के हैं? 2289 पे है, वो भी मैं सर पहले से ही ले रहा हूँ सर, 11 शेयर ही हाल में 2289 के भाव पर 11 शेयर हैं एसआरएफ लिमिटेड के। इस पर भी रवि आप ही व्यू दीजिए। ठीक है, रवि से थोड़ा संपर्क टूट गया है, कुणाल आपकी मदद लेनी होगी। एसआरएफ इनके भाव से तकरीबन 300 रुपये, 325 रुपये ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, और हमने देखा है कि लोअर लेवल से बहुत अच्छे से ऊपर आया है। हालांकि ये चाल बहुत तेज़ रफ्तार वाली नहीं रही है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक अपने आप को मैनेज किया है एसआरएफ। आपका व्यू क्या है? क्या इसके चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि आगे और तेज़ी होगी? अभिषेक, इसमें हम लंबी अवधि की नजरिया रखें अगर, तो आप अगर हिस्टोरिकल चार्ट देखें तो अक्टूबर 2021 से लेके अब तक एसआरएफ ने करीब 5 बार कोशिश की है 2500 से 2650 के लेवल क्रॉस करने की, बट ये नाकामयाब हुआ है, और इनफैक्ट यहीं से हमें मुनाफा वसूली हर बार देखने मिली है। एज ऑफ नाउ ये काउंटर 2510 पे चल रहा है, सो ये कॉशियस जोन तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये जब तक 2650 के ऊपर क्रॉस होके क्लोजिंग नहीं देता है, आई विल रिमेन कॉशियस ऑन दिस। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है हमारे व्यूअर का, तो यहाँ से एक बार एग्जिट करने की सलाह होगी। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो एक 2460 के स्टॉप लॉस से इसमें बने रही है फॉर टाइम बिंग। अगर ये काउंटर 2600 के ऊपर निकलता है और क्लोजिंग देता है 2700 के लेवल तक, तो शायद इसमें एक नई रुझान भी शुरू हो सकती है, बट फॉर टाइम बिंग आई विल रिमेन कॉशियस फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए एसआरएफ बेहतर है। शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, तो कुछ देर के लिए निकल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एसआरएफ बेहतर दिखाई दे रहा है। अगला सवाल ले लेते हैं, और ये हमें दिल्ली से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, धर्मेंद्र। धर्मेंद्र जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो पूजा, हाउ आर यू? मेरा सवाल है बेसिकली एचडीएफसी बैंक के मैंने 50 शेयर्स लिए थे at the rate of 1185. So अभी मुझे इसमें क्या करना चाहिए? आप कितना समय दे सकते हैं एचडीएफसी बैंक को? कितने समय के लिए लिया था आपने? Yeah, right now I can give around 4 to 6 months.
4 to 6 months। ओके, तो शॉर्ट टर्म नज़रिया है 1185 पर इन्होंने लिया हुआ था HDFC बैंक को, तो फिलहाल मुनाफे में है और बैंक के साथ वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बैंक है, देश के दिग्गज बैंकों में से एक है और इस वक्त तो बैंकिंग स्टॉक्स फ्लेवर में भी हैं, तो उनका मुनाफा भी अच्छा हो रहा है स्टॉक में फिलहाल। बट कुणाल, फिर आप ही सजेस्ट करिए, अगले 4 से 5 महीने का व्यू और है HDFC बैंक में, क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें? हमारे व्यूअर ने जो बाइंग प्राइस बताया हुआ है वो शायद करीब करीब अक्टूबर 2020 का है और उसके बाद ये काउंटर ने एक बहुत ही अच्छी रुझान भी बताई थी। इनफैक्ट ये रुझान जो है वो अक्टूबर 2021 इनके बाइंग के एग्जैक्ट 1 साल तक ये रुझान चली थी और काउंटर ने 1700 के लेवल्स बताए और उसके बाद ये काउंटर साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया। इनफैक्ट अब देखिए नवंबर 2022 से लेकर अब तक ये काउंटर ने बहुत ही म्यूटेड परफॉर्मेंस बताया है। अगर शॉर्ट टर्म का अब यहाँ से 3 से 4 महीने अगर इनको देने हैं तो एक लेवल ध्यान में रखें, वो है 1600। अगर काउंटर 1600 के नीचे आता है तो एग्जिट कर दीजिए और बाय एनी चांस यहाँ से एक इसमें रुझान शुरू होती है और ये अगर काउंटर 1680 से 1700 तक के लेवल्स दिखाता है तो प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट करने की सलाह बनेगी। ठीक है, HDFC बैंक को लेकर कुणाल का ये व्यू। आगे बढ़ेंगी, फेसबुक से अगला सवाल लेंगी। जमशेदपुर से जगन्नाथ जी ने ये सवाल भेजा है और उनके पास ही टाटा केमिकल के शेयर 22 की संख्या में 950 रुपए के भाव, इस वक्त जो भाव है वो है 968 रुपये 45 पैसे का। रवि, आप व्यू दीजिए टाटा केमिकल। हमने देखा था कि ये सारे के सारे जो केमिकल स्टॉक्स थे ना 2020 2021 कोरोना के समय के सुपरस्टार रहे थे। 2022 थोड़ा सा लैकलस्टर परफॉर्मेंस था, लेकिन जिस तरह से हम देखने की क्षमता विस्तार कर रही कंपनियां, काफ़ी कैपेक्स आ रहा है। आपको लगता है कि एक नई तेज़ी की शुरुआत कुछ कुछ कंपनियों में तो हो गई है, क्या टाटा केमिकल में भी आप तेज़ी देख रहे हैं? बिल्कुल, आपने अभिषेक जी सही कहा। 1 साल पहले अगर देखते हैं तो पूरे स्टॉक्स में एक ट्रेमेंडस रैली देखने को मिली थी, लेकिन अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड देखने को मिल रहा है। 1 साल से लगभग प्राइसेस वहीं पर हैं। अगर टाटा केमिकल की बात करें, पिछले साल भी लगभग यहीं पर थी, लेकिन आपने ग्रोथ की जो बात करी वो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि नंबर्स यहाँ पर स्टेबल हैं और जो ग्रोथ एक बढ़ चुकी थी उस ग्रोथ के पास अब आपके नंबर्स हिट होते हुए नजर आ जाएं, चाहे सेल्स साइड से देखें, एबिटा साइड से देखें, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेबिलिटी देखें। और आगे की जो डिमांड है उसको देखते हुए कई कंपनियां यहां पर अच्छा परफॉर्म कर सकती है, उसमें टाटा केमिकल भी है। अपसाइड टारगेट अगर आप यहां से 3 साल का रखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक वापस अपसाइड में एक बार 1600 से 1800 तक के लेवल दिखा सकता है। और अगर आप आने वाले 12 महीने की बात करें तो मुझे लगता है अगला लेवल में भी ये 1200 और 1300 के पास आके कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म की कॉल है तो होल्ड करके रखना चाहिए। अगर शॉर्ट पीरियड नजरिया है तो जरूर आप यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको लॉन्ग टर्म बिट रखिए। काफी अच्छे यहाँ पर ऑर्डर्स हैं, उसका फायदा मिलेगा और ये स्टॉक 1250 तक जाता हुआ नजर आएगा। ओके, तो टाटा केमिकल्स 1250 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल बने रहने की राय आपको दी जा रही है। अगला सवाल हमें व्हाट्सएप पर ही आया है। अहमदाबाद से श्याम राव जी ने भेजा है हमें अपना सवाल। L&T टेक इन्होंने लिया हुआ है, 16 शेयर्स हैं और इनकी जो बाइंग प्राइस है ये 716 पर इन्होंने लिया हुआ है। काफ़ी पहले की खरीद लग रही है। अगर 716 पे लिया होगा तो हम चार्ट देखें तो ये जो लेवल हैं ये करीब 2017 के आसपास की इनकी खरीद लग रही है, तो काफ़ी लंबा समय दे चुके हैं। उसके बाद इन्होंने स्टॉक में अच्छी तेज़ी भी देखी होगी, 5000 तक के ऊपर के लेवल्स भी इन्होंने देखे होंगे स्टॉक में। अब वहाँ से उन स्तरों से स्टॉक थोड़ा नीचे भी आया है, 3878 पर फिलहाल कारोबार कर रहा है, लेकिन ये अभी भी मुनाफे में ही है। इनसे बात तो नहीं हो पाई, बट अज्यूमिंग ये लेवल्स सही हैं जो इन्होंने भेजे होंगे तो कंग्रेचुलेशंस, अच्छा मुनाफा हो रहा है, इनको लॉन्ग टर्म होल्ड करने का फायदा मिला। रवि, क्या सजेस्ट करेंगे L&T टेक में अब? देखिए पूजा जी, बिल्कुल आपने सही कहा। रिसेंट हाई जो था वो 4300 से ऊपर का था, वो था दिसंबर 2022 में। स्टॉक ने डिप भी मारा और अच्छे, सबसे बड़ी बात है कि अगर पूरे आईटी इंडस्ट्री में कंपैरिजन करें या फिर इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगर पूरे सेक्टर को अगर स्कैन करें तो आपको ये स्टॉक फंडामेंटली हमेशा निवेश के लिए मिलेगा, चाहे वो म्यूचुअल फंड की पसंद हो, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर की। बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। जो प्रॉफिट आपने अभी देखा है ये प्रॉफिट और बढ़ता हुआ नजर आएगा और जो पुराने हाइज हैं उसकी तरफ तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन नए हाइज भी बनता रहेगा। अगर आप लंबा इन्वेस्टमेंट की इसमें राय बनाते हैं या फिर अगर किसी को
3 साल, 5 साल, 10 साल का नजरिया रखना है तो उसकी बास्केट में ये स्टॉक जरूर होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कंटिन्यू रखिए, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। अगर पैसे की जरूरत है तो पार्शियली कुछ पैसा निकालिए, लेकिन जब पैसा आ जाए तो वापस से इसी में इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे। अब टारगेट की बात कर लें तो मुझे लगता है 4300 आने वाले 6 से 8 महीने में टेस्ट होते हुए नजर आएंगे, और 1 साल के नजरिया रखें तो पुराने हाईज वापस टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, एल&टी टेक को लेकर रवि का ये व्यू। लेकिन MSCI इंडेक्स में कल से बदलाव होने वाले हैं, क्या बदलाव होंगे, कौन से शेयरों की एंट्री होगी, कौन से बाहर, इसका पूरा लेखा जोखा लेकर हमारे सहयोगी सौमित सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमित, बताइए क्या चेंजेस होने वाले हैं और किस तरह का इनफ्लो या फिर आउटफ्लो देखने को मिलेगा, शेयर कौन से होंगे? MSCI के चेंजेस पहले ही अनाउंस कर दिए गए थे, बट जो एडजस्टमेंट डेट है वो कल की है। मतलब जो भी इनफ्लोज आउटफ्लोज जो चेंजेस हुए हैं उन शेयर्स में कल देखने को मिलेंगे। अब अनुवामा के हिसाब से जो नेट इनफ्लो हो सकता है इंडिया में वो करीब $500 मिलियन का है। अब स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो इंक्लूजन्स में नाम है मैक्स हेल्थ केयर का, जिसमें सबसे ज़्यादा इनफ्लो होगा करीब $312 मिलियन का, जो कि करीब 9 टाइम्स है उसके 20 डे एवरेज वॉल्यूम के सामने। उसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और सोना BLW, ये दोनों ही स्टॉक इंक्लूड हुए हैं, जिनमें इनफ्लोज करीब 170 to 196 मिलियन US का होगा, जो कि करीब 5 to 7 टाइम्स इसके 20 डे एवरेज के वॉल्यूम के सामने है। अब एक्सक्लूजन के सामने अगर हम बात करें तो अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस और इंडस्टार्स, ये तीनों ही स्टॉक एक्सक्लूड होने वाले हैं इंडेक्स के, जिसकी वजह से जो आउटफ्लो होगा वो करीब 84 to 190 मिलियन US होगा, जो कि करीब 5 to 10 टाइम्स है इसके 20 डे एवरेज के सामने। अब वेट एडिशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक फोकस में आता है, क्योंकि इस स्टॉक में सबसे ज़्यादा इनफ्लोज आने की एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि जो कोटक महिंद्रा बैंक का वेटेज है इंडेक्स में वो बढ़ गया है, और इनफ्लोज जो होंगे वो करीब $800 मिलियन का होगा, जो कि करीब 8 टाइम्स है इसके 20 डे एवरेज वॉल्यूम के सामने। उसके अलावा अगर हम देखें तो ONGC, अल्ट्राटेक, इंडिगो, NTPC और पावरग्रिड, ये सभी की स्टॉक्स है जिसमें करीब 50 to 71 मिलियन US की इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है, जो कि करीब 2 to 8 टाइम्स इसके 20 डे एवरेज वॉल्यूम के सामने है। उसके अलावा JSW स्टील, श्री सीमेंट और BPCL पे भी फोकस रहेगा, क्योंकि करीब 35 to 73 मिलियन US के आउटफ्लोज एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये तीनों ही स्टॉक्स के वेटेजेस कम हुए हैं, जिसके वजह से आउटफ्लोज होने वाले हैं, और जो आउटफ्लो का अमाउंट है वो करीब 3 to 5 टाइम्स है इसके 20 डे एवरेज वॉल्यूम के सामने। ठीक है, तो MSCI में वेटेज कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ पर घट रहा है, इसका पूरा का पूरा लेखा जोखा आपको सौमित ने दे दिया। हालांकि ये चेंजेस पहले अनाउंस हो गए, लेकिन कल से ये लागू हो जाएंगे, इंप्लीमेंट हो जाएंगे, और उसका असर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो स्टॉक्स हैं, आप संभव हो तो आप फोटो खींच के रख लीजिए, इसको नोट करके रख लीजिए, और अगर आपके पास ये शेयर्स हैं तो संभावित जो बदलाव हैं जो होने जा रहे हैं अभी, उनका असर भी संभव है कि देखने को मिलेगा। हालांकि एंट्री से आप देख लीजिए, बाजार कमज़ोर है, फिर भी कुछ शेयर्स आपको ऊपर दिखेंगे। जो शेयर बाहर हो रहे हैं साफ तौर पर वो आज कमज़ोर हैं, अडानी ट्रांस, अडानी टोटल, इंडस टावर्स, यहाँ पर हमें कमज़ोरी देखने को आज मिल रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और शेयरों को शामिल करेंगे। और मयंक मित्तल का सवाल आया है फिरोजाबाद से, इनके पास है दीपक नाइट्राइट के शेयर 500 की संख्या में 2359 के भाव पर, 2359 के भाव हैं कुणाल, और शेयरों की संख्या है 500, और फिलहाल जो मौजूदा भाव की बात करें तो वो है 2078 के आसपास का, यानी कि इनको नुकसान है। अब कैसे लग रहे हैं इसके चार्ट आपको दीपक नाइट्राइट के, क्या सलाह देंगे आप? मुझे ये काउंटर बहुत ही अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैंने इसे अभी रिसेंटली शॉर्टलिस्ट भी किया था। द रीजन बीइंग अक्टूबर 2021 से लेके अब तक ये काउंटर डाउन ट्रेंड में चल रहा था, और इसकी अगर ब्रेकआउट की बात करें तो 24 मई को इस काउंटर ने 9.5-10% की तेजी बताई थी, और तब ये पूरा लंबा सा डाउन ट्रेंड जो चल रहा है उसका ब्रेकआउट हमने देखा था। अब काउंटर एज ऑफ नाउ साइडवेज में चल रहा है। फॉर टाइम बीइंग इसमें डेफिनेटली बने रहे। इसका स्टॉप लॉस लगाना होगा 2000 रुपए का। अगर ये काउंटर अगले 3-4 दिनों में या 5 दिनों में 2150 के ऊपर निकलता है तो आई थिंक इसमें एक नई रुझान शुरू हो सकती है, और इसके पोजिशनल टारगेट्स हम 2500 तक के पोस्ट कर सकते हैं। सो बट दैट्स लॉन्ग टर्म। एज ऑफ नाउ हमें ध्यान रखना होगा, सपोर्ट है 2000 का, और जो ब्रेकआउट है वो है 2150 का, और इस काउंटर में बने रहे। ठीक है, तो बने रहने की राय है दीपक नाइट्राइट पर। ट्विटर पर सवाल हमें अगला आया है पंजाब से, अभिषेक ने ये सवाल भेजा है, और इनका सवाल है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, ये स्टॉक है
पास और इसके 80 शेयर्स हैं। 2562 पर इन्होंने लिया हुआ था, कुछ हायर लेवल्स पर ले लिया है क्योंकि वहां से तो स्टॉक हम देख रहे हैं कि लगातार टूट ही रहा है, कमजोरी बनी हुई है स्टॉक में। रवि, क्या सजेस्ट करेंगे, कंपनी कैसी लग रही है आपको और जो नुकसान हो रहा है इन्हें अभी भी बने रहना चाहिए, कुछ रिकवरी के आसार नजर आ रहे हैं इसमें? पूजा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। रिसेंट डेज में जो इनके इम्पैक्ट है वो दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक से इनको थोड़ी सी दूरी बनानी चाहिए। ऑलरेडी करेक्शन जोन में है और 5 से 8% का करेक्शन करंट लेवल से दिखाई दे सकता है। फंडामेंटली भी बहुत ज़्यादा क्लियर साउंड नहीं कर रहा है, स्टैटिस्टिक्स मैच नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक बार एग्जिट होना चाहिए। कई स्टॉक्स की हमने चर्चा करी है, उन स्टॉक्स को यहाँ पर आप पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं या फिर आप स्विच ओवर कर सकते हैं। ठीक है, कैम्स को लेकर ये व्यू रवि का। आगे बढ़ेंगे, दिनेश का सवाल लेंगे, गुजरात से आया है और इनके पास है HEG लिमिटेड की शेयर 120 की संख्या में 1180 रुपए के भाव पर। कुणाल, इस पर आप व्यू दीजिए। HEG ये शेयर 1134 के आसपास है, इनके भाव से तकरीबन 40-50 रुपए नीचे है। क्या आपका व्यू होगा इस पर? इसके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? क्या अभी निवेशित रहे इसमें? अभिषेक, ये काउंटर एक साइडवेज कंसोलिडेशन में करीब फरवरी से लेके अब तक चल रहा है। इस काउंटर का जो ब्रेकआउट लेवल है वो है 1300 रुपए का। इनफैक्ट काउंटर ने 3-4 दिन पहले ही कुछ हाई बनाया था, वो था 1260 या 1270 का, बट वो ब्रेकआउट लेवल क्रॉस नहीं हुआ है और वहीं से हमने एक डिक्लाइन देखी है। कंसोलिडेशन में है, सो यहाँ पे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट एट द सेम टाइम अगर रुझान की बात करें तो एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म बिहेवियर इज वेरी नेगेटिव। एक बार इसमें लॉस बुक करके एग्जिट कर लीजिए। अगर ये काउंटर 1300 के ऊपर निकलता है तो हम डेफिनेटली बाय करेंगे, या तो फिर ये काउंटर 1000 रुपए पे मिलेगा तब हम इसे रिविजिट करके बाय करने की सलाह देंगे, बट फॉर टाइमिंग इस काउंटर से निकल जाने की सलाह। निकलने की सलाह है HEG से। अब कुछ नतीजों पर फोकस करते हैं और आज जो नतीजे आने वाले हैं उसमें सबसे पहले बात करेंगे अपोलो हॉस्पिटल्स की। आज चौथी तिमाही के नतीजे कंपनी घोषित करेगी और नतीजों से क्या अनुमान है ये बताने के लिए सृष्टि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सृष्टि, बताइए अपोलो हॉस्पिटल्स के नंबर्स कैसे रह सकते हैं? देखिए, अच्छे नतीजों की उम्मीद है अपोलो हॉस्पिटल से। जिस तरीके का अभी तक हमने मोमेंटम देखा है कंपनी के की सेगमेंट्स में, जैसे कि हॉस्पिटल्स, फार्मेसी, वो सभी इसी तिमाही में भी कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। जो कि कंपनी के न्यूअर एसेट्स हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल कारोबार में बढ़त देखने को मिलेगी तिमाही दर तिमाही। वहीं फार्मेसी, जितने कंपनी ने स्टोर एक्सपेंशंस किए हैं उसके चलते हम फार्मेसी में उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी की जो इस बार की सेल्स रहेगी वो करीब 1900 करोड़ के आसपास रहनी चाहिए। वहीं अगर अपोलो हेल्थ एंड लाइफस्टाइल लिमिटेड की बात करें तो पे डबल डिजिट ग्रोथ की हमें उम्मीद है और 340 करोड़ आंकड़ा आने की हम उम्मीद कर रहे हैं। पर जो 24/7 है, जहां पे कंपनी अभी भी लॉस में है, उसका लॉस अभी भी इस तिमाही भी कंटिन्यू होते हुए नजर आएंगे, ऐसी हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं। और खास तौर से इसको लेकर मैनेजमेंट क्या कमेंट्री देता है इस पे हमारी नजर रहेगी। पर मोटा मोटी अच्छे नतीजों की उम्मीद करेंगे। अब कुछ नंबर्स आपके सामने रखें तो आय में करीब तिमाही दर तिमाही हम 4% बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं, 4416 करोड़ या आना चाहिए। वहीं EBITDA में 530 करोड़ के आसपास आने की हमारी उम्मीद है। पर मार्जिन्स जो हैं तिमाही दर तिमाही लगभग सपाट करीब 12% पे आते हुए दिख सकते हैं। वहीं अगर मुनाफे की बात करें तो वहाँ पे एक अच्छे जंप की हमारी उम्मीद है, 20% तिमाही दर तिमाही बढ़त के साथ 195 करोड़ ये आंकड़ा आना चाहिए। तो ये उम्मीदें हैं अपोलो हॉस्पिटल से। पर अब तक हमने जितने भी हॉस्पिटल कंपनीज के नतीजे देखे हैं वो अच्छे ही आते हुए दिखे हैं। अपोलो हॉस्पिटल से भी कुछ ऐसी ही उम्मीदें हम लगा के चल रहे हैं। तो अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं अपोलो हॉस्पिटल से, कुछ सेगमेंट इनके अच्छा प्रदर्शन करेंगे। स्टॉक भी इस वक्त 1.25% ऊपर है। अब देखना होगा नतीजे कैसे रहते हैं। बट कुणाल, आपसे समझना चाहेंगे चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? अपोलो हॉस्पिटल्स के नतीजे आएंगे, आज ही नंबर्स हैं उसके। नतीजों से पहले कोई ट्रेड सुझा रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी है वो क्या करे? किस तरह का कोई ट्रेड देख रहे हैं या फिर अवॉइड करें अभी फिलहाल? पूजा, इस काउंटर का अलार्म आज मुझे मॉर्निंग में ही बजा था और उसका रीजन मैं आपको बता सकता हूँ कि जनवरी 2022 से लेके अब तक इस काउंटर ने जो एक डाउन ट्रेंड नेगेटिव साइडवेज कंसोलिडेशन बिहेवियर दिखाया था, इनफैक्ट नेगेटिव भी था और साइडवेज भी था, उसका ब्रेकआउट आज आया था मॉर्निंग में 4800 पे। आज का अगर आप हाई देखिए तो 4795 का हाई बना था। अगर ये काउंटर आज रिजल्ट से पहले 4800 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली इसमें बाइंग की जा सकती है।
द स्टॉप लॉस विल बी 4500। ये पोजिशनल ट्रेड है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और इसका टारगेट करीब करीब मैं 5200 तक का रख सकता हूँ। बट एट द सेम टाइम अगर ये क्लोजिंग नहीं दे रहा है 4800 पर, तो फॉर टाइमिंग इस काउंटर को अवॉइड करते हैं, और कल अगर गैप अप यहाँ होता है और ब्रेकआउट आता है तो हम रिविजिट करके डेफिनेटली बाय करेंगे। ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल अभी भी निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है, लेकिन आज का हाई है 4795 रुपये। वहाँ से अब ये नीचे आकर 4700 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 1.25% के आसपास की मजबूती इस शेयर में है, लेकिन 5200 रुपये तक के स्तर देख रहे हैं इसमें खुनाल। चलिए शो को यहाँ पर अब समाप्त करेंगे। बाजार बिल्कुल एक रेंज में है, सपाट ट्रेड हो रहा है। निफ्टी हरे निशान में टिकने की कोशिश कर रहा है, निफ्टी लाल निशान से बाहर आने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, लेकिन मार्केट की ब्रेथ अभी भी तेजी खिलाड़ियों के पक्ष में इंटैक्ट है, उसको लेकर चिंता नहीं है। आज अगर आप मार्जिनल तेजी को अगर आप काउंट कर लेते हैं, चौथा दिन है आज बाजार में तेजी का। चलिए इसी नोट पर इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। कुणाल और रवि, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल मुझे और पूजा को दीजिए इजाजत। एक छोटे से